बच्चों शीट 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों को दिक्कत आई गाइस? हमें फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ पूछा है। अच्छा, और हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब एंथैल्पी ऑफ वाटर दे रखा है गाइस। हाँ या ना? गुड। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ, एंथैल्पी ऑफ एमजीओ पूछा गया है गाइस। यहाँ पे तुम्हें एक चीज रियलाइज कर रहे हो, ये HCl आगे परेशान कर रहा है हमें, क्योंकि HCl के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। हाँ या ना? मतलब जो दोनों रिएक्शन है उसमें HCl इज अ एक्स्ट्रा टर्म जो कि हमें परेशान कर रही है। हम क्या करेंगे गाइस, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन, तुम्हारा क्या बनने वाला हुआ गाइस? Mg प्लस H2O गिविंग MgO प्लस हाइड्रोजन। ये बनेगा गाइस। 1 - 2 किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। ऑब्जर्व करो और बताओ ये बन रहा है नहीं बन रहा है। और इसका डेल्टा एच तो तुम्हें पता ही है, 1 - 2 कर दो, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। हाँ है ना? मतलब इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच पता है। अब ये जो रिएक्शन का डेल्टा एच है, इट कैन बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ MgO, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। वी आर आस्क्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO। ठीक है बच्चों, माइनस एंथैल्पी ऑफ H2O, क्योंकि हाइड्रोजन भी 0 ठहरा और Mg भी 0 ठहरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा आ जाएगा नहीं आ जाएगा गाइस यहां से आंसर? बताओ, बोलो। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है, डेल्टा H रिएक्शन अभी हमने निकाला ही था, एंथैल्पी ऑफ MgO निकल के आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 2 देखे कितनों ने बस छोड़ ही दिया? छोड़ा होगा डेफिनेटली। गाइस पहली चीज, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्वेश्चन लंबा है और उसके बाद है ना करने का मन ही नहीं कर रहा होता। गाइस ये जो इतना बड़ा भयानक सा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके अंदर आई मीन हाउ टू सॉल्व, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट, कि इसमें तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड क्या दे रखा है हमें, कौन सी कोई एसिड है गाइस। ठीक है, उस एसिड को जब तुम कंबाइन करोगे, व्हेन यू काउंट ऑल द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मुझे तरीका ही याद है, मुझे उसका फॉर्मूला ही याद है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं सीधा इक्वेशन लिखता। कंबशन रिएक्शन दे रखी, इतना तो दिख रहा होगा नलायको, CO2 प्लस H2O बन रहा। ठीक है गाइस, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि तुम्हारा वो जो इतना घिनौना सा स्ट्रक्चर दे रखा है, इट इज दिस। हाँ, किया कैसे वो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे? ठीक है, किया कैसे वो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, क्योंकि उस वक्त तुम थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होगे। अब इधर ध्यान दो, ये है गाइस, यार मैं बैलेंस कर दूं इसे। 20, रुक जाओ, 40, 56, 54, 27, ये है बच्चों। ये हमें दे रखा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है और एंथैल्पी ऑफ CO2 और H2O दे रखा है। यार तुम डेल्टा एच कंबशन रिएक्शन का निकाल सकते हो? बताओ, मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी हुई है इसका डेल्टा एच निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ मुझे। वही हमें एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा, एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा, एंथैल्पी ऑफ एसिड दे रखा, निकाल लोगे। इट इज गोइंग टू बी 20 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 जो कि हमें दे रखा है -393.5 प्लस 16 इंटू -571.6 माइनस ऑफ -636। यार इतनी हीट है जो रिलीज हो रही है, कंबशन रिएक्शन है ना गाइस, इतनी हीट है जो रिलीज हो रही है किससे गाइस? 1 मोल एसिड से, 1 मोल ऑफ दिस एसिड से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी डेल्टा एच आया हमारा। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? अरे मतलब यही तो है, और ऊपर वाला नोट करे थे। हाँ बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो डेल्टा एच अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये हमें बता रहा है 1 मोल एसिड को बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हमें दे रखा है कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है, वी वुड हैव टेकन सम अदर मास ऑफ एसिड। ये तो 1 मोल से जो एनर्जी रिलीज हुई वो दे रखी है,
लेट द मोल्स रिक्वायर्ड बी n, तो n इंटू डेल्टा एच, इतनी एनर्जी क्या हुई बच्चों हमें रिलीज करवाई, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज वार्मिंग दैट बियर, ठीक है ना बच्चों। वो जो तुम्हारी इसके उस बियर में ये जो एसिड थी उसके जलने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, वेयर एन आर द मोल्स, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। एन मोल से इतनी एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी बियर को वार्म रखे हुए है, ठीक है ना बच्चों। उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से 25 डिग्री पहुंचाने के लिए, शांति रखो गाइस, उस बियर को 5 डिग्री से 25 डिग्री तक पहुंचाने के लिए यही एसिड रेस्पॉन्सिबल है, क्लियर है बच्चों। कैन वी राइट दिस डाउन एज ms डेल्टा टी। ये जो हमारी एसिड हुई बर्न करी उससे इतनी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे एन आर द मोल्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि डेल्टा एच वाज फॉर 1 मोल, राइट। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इट कैन बी रिटन एज ms डेल्टा टी। मास ऑफ बियर कितना है 500 kg में है। यार एस किस में दे रखा है, कोई बताएगा मुझे, जूल में, पर ग्राम में, जूल पर ग्राम में, तो इस kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, इंटू एस इंटू डेल्टा टी विच इज 25 माइनस 5 विच इज 20। अब बच्चों काम की चीज, यूनिट्स में जाके बच्चे मरेंगे। ये जो एन डेल्टा एच है ये हमारा एनर्जी किस में दे रहा है गाइस, डेल्टा एच की वैल्यूज किस में दे रखी थी, किलो जूल में, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा किलो जूल में बैठा है, यहाँ पे हमने इस मास को कर दिया ग्राम में, ये हमारा जूल पर ग्राम में दे रहा था, पर डिग्री सेल्सियस लेटर से या पर केल्विन, ये डेल्टा टी आ गया। डू यू रियलाइज ये जो हमारा एनर्जी है ये जूल में आ रही है, तो वी विल हैव टू डिवाइड बाय 10⁻³ टू गेट द एनर्जी इन किलो जूल। हाँ बेटा डेल्टा टी है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो सेल्सियस में लो केल्विन में लो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब बच्चों हमारा n इज नॉट द आंसर, हमें ये नहीं पूछा हुआ कि कितने मोल एसिड बर्न हुई, हमें पूछा गया है मास ऑफ एसिड बर्न, तो बेसिकली n इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड इज योर आंसर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बता दो मुझे गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। गाइस पहला हमारी, अगर तुम रिएक्शन पहली है दूसरी तीसरी, ठीक है गाइस, हमें पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट पूछा गया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, हम कहेंगे दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, राइट। तो गाइस सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन जो हमें दे रखी है बेसिकली जिसकी वैल्यू दे रखी है 234, कैन दिस बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ SRO माइनस एंथैल्पी ऑफ SrCO3। गाइस आवाज इधर ध्यान दो, ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस। ये जो तुम्हारा 234 है दैट कैन बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ SRO माइनस एंथैल्पी ऑफ SrCO3। ये चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। एंथैल्पी ऑफ SRO कितनी है गाइस, डू यू रियलाइज इट इज -1180/2, बताओ, प्लस एंथैल्पी ऑफ योर CO2 जो कि हमें दे रखा है -788/2, हाँ या ना, क्योंकि 2 मोल बनने ना गाइस, हमें 1 मोल बनाना है, माइनस एंथैल्पी ऑफ SrCO3 जो कि हमें निकालना था। एंथैल्पी ऑफ SrCO3 सेम एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SrCO3, हाँ या ना बच्चों, क्लियर हो गया, गुड, क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गाइस। ओके तो कुछ बहुत सारा दे दिया बच्चों, हमें रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, और अगर तुम ध्यान से देखो गाइस हमारा जो डेटा दे रखा है, ओके डेटा की बात कर रहे हैं, NH3 का जो भी हमें डेल्टा दे रखा है उसका आधा इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3, हाँ है ना, और नीचे वाला जो CH4 है वो फॉर्मेशन ऑफ CH4 है, और उससे नीचे वाला देखो तो वो तुम्हारा उसका आधा फॉर्मेशन ऑफ HCN है, हाँ या ना बच्चों, तीनों का फॉर्मेशन या एंथैल्पी दे रखा है हमें। अब हमें
रिएक्शन देखो जिसका डेल्टा एच पूछा गया है, इट इज गोइंग टू बी एंथैल्पी ऑफ HCN, जो कि हम निकाल सकते हैं 261/2 है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ NH3 माइनस एंथैल्पी ऑफ CH4। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बता दो मुझे। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ HCN जो कि है 261/2 माइनस हाइड्रोजन का तो 0 हो गया ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ CH4 विच इज 74.9 एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ NH3, मतलब प्लस इसमें मैं एक और ब्रैकेट लगाया था, इट इज गोइंग टू बी माइनस 91.8/2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें हमें कह रखा है हमने HCl लिया, NaOH लिया, दोनों को मिक्स किया। सबसे पहली चीज, दोनों पूरे रिएक्ट नहीं कर रहे, दोनों के मिलीमोल अलग अलग दे रखे हैं। HCl के मिलीमोल कितने गाइस? 25। NaOH के मिलीमोल कितने हैं बच्चों? 17.5। ठीक है गाइस, हाँ 17.5 मिलीमोल है। अब तुम्हारा NaOH पूरा रिएक्ट कर जाएगा, HCl थोड़ा बचा रह जाएगा। यार जो हीट रिलीज होगी वो तो उसी के हिसाब से रिलीज होगी ना जो तुम्हारा रिएक्ट कर गया या जो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब जो हीट रिलीज हो रही है वो तुम्हारा 25 के हिसाब से नहीं हो रही, वो 17.5 के हिसाब से हो रही है। हम कहेंगे क्या दे रखा है हमें, एक मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है? 56 किलो जूल है ना। तो 17.5 मिली मोल से, मतलब 17.5/1000 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी इंटू 56 कर दें, इतने किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? भाई वो हमें जो दे रखा है, होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक। बच्चों देखो हमें कह रखा है 17.5 मिलीमोल का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ज्यादा दे रखी थी, लेकिन तुम्हारा NaOH कम दे रखा है, जो लिमिटिंग रीजेंट है वो तुम्हारा 17.5 है, वो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया। और हमें बताया, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन से 56 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। तो 17.5 मिलीमोल से इतनी एनर्जी रिलीज होगी इन किलो जूल, हाँ है ना, इंटू 1000 भी कर दूं जूल में निकालने के लिए। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसने पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर रेज किया। यार सॉल्यूशन की कंबाइंड वॉल्यूम क्या है? अब तो HCl और NaOH मिक्स हो चुके हैं, तो कैन वी से कंबाइंड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 25 + 35 व्हिच इज योर 60 ml सॉल्यूशन है। यार हम इसको किसके बराबर करने वाले हैं वो समझो। ये एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम ms डेल्टा T करने वाले हैं, where m is the mass of solution after addition of acid and base, s is the specific heat of that solution and delta D is the change in temperature. अब मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 60 ml है, क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है 1, नहीं दे रखा तो अज्यूम कर लो 1, मान के चलेंगे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा होगा, वाटर ही रहा होगा, तो 60 × 1 इज योर मास। मास किस में आ गया? ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट जो कि हमें दे रखा है 4.184। अब गाइस ये जो वैल्यू देगा ये किस में देने वाला होएगा? हमें जूल में, इसीलिए मैंने जूल में कन्वर्ट किया कि स्पेसिफिक हीट हमें जूल में दे रखी, इनटू डेल्टा टी विच इज गोइंग टू बी योर टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ओरिजिनल, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर ओरिजिनल। टेम्परेचर ओरिजिनली कितना दे रखा था? 298 या 25 डिग्री सेल्सियस, सी लिख लो, क्योंकि हमें टेम्परेचर बी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में ही दे रखे हैं। डेल्टा टी तो डजंट मैटर ना, सेल्सियस में लो केल्विन में लो। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया? जेई में आ रखे हैं गाइस ऐसे क्वेश्चन कई बार। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ms डेल्टा टी वाज द हीट एब्जॉर्ब्ड या चेंज जब तुम्हारा टेम्परेचर गोज फ्रॉम T1 to T2, ठीक है, ऐसी इज स्पेसिफिक हीट। हाँ हाँ ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बच्चों। गाइस हमें दे रखा है यार O2O3 बना रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। एक चीज तो समझ में आ रही है कि O2 में तुम्हारा ऐसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि जर्नल रिएक्शन में अगर देखा जाए जो डेल्टा एच रिएक्शन है
इसमें तुम्हारा ओ का बॉन्ड O2 वाला ब्रेक हो रहा है, हाँ है ना, क्लियर है यहां तक? O2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि तुम्हारा रिएक्टेंट में दे रखा है ये, और अब एनर्जी रिलीज हो रही है जब O का बॉन्ड बन रहा है O3 में। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज क्लियर है या नहीं? O का, अच्छा एक चीज और गाइस, हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, यहां पे हमें दे रखा है 3O2 गिविंग 2O3। इन जनरल तुम्हारा O का बॉन्ड O2 का ब्रेक हो रहा है और O का बॉन्ड O3 में फॉर्म हो रहा है। मतलब इसको मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख डाला और इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिख डाला, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड में एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। O का बॉन्ड O2 में ब्रेक हुआ और O3 में फॉर्म हुआ। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डू यू रियलाइज कि हमारा यू विल हैव टू सप्लाई हीट, मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। फील आ रही नहीं आ रही? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, हाँ है ना? तो अब बताओ ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा सही लग रहा है, पढ़ो उसे और बताओ मुझे। भाई इतना समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ये होता है। तो मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड स्ट्रांग रहे होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर बॉन्ड वीक रहे होंगे। इट इज गोइंग टू बी ए गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। पहली चीज, थोड़ी समस्या है इस क्वेश्चन में। एक काम करो, वो जो HCl दे रखा है ना उसे 0.1 मोलर कर दो प्लीज। HCl 0.1 मोलर, ठीक है? 1 मोलर के बजाय 0.1 मोलर। मतलब आइडिया इज NaOH और HCl कंप्लीटली रिएक्ट कर गए और तुम्हारा टेम्परेचर राइज आया 2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है बच्चों? तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे 0.5 बाय 10⁻³ इंटू योर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, इतनी हीट रिलीज हुई होगी, हाँ है ना? इट इज गोइंग टू बी m मान लो 10 इंटू S इंटू डेल्टा टी का S। ये फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? क्लियर है यहां तक? पहले एक्सप्रेशन है, यहाँ पे डेल्टा टी हमें पता है 2 डिग्री सेल्सियस है, क्वेश्चन में दे रखा है। समझ में आ गया? भाई तुम्हारा 0.5 मिली मोल HCl और NaOH न्यूट्रलाइज हुए, तो हमने उसके मतलब एक मोल से डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इतनी हीट रिलीज होती है, तो 0.5 मिली मोल से इतनी हीट रिलीज होगी, हाँ है ना बच्चों? एंड दैट हीट रिलीज इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, जो भी हमने ऊपर किया था थोड़ी देर पहले। अब हमें दे रखा है अगर हम 5 के बजाय 10 ml यूज करते हैं तो क्या तुम्हारा टेम्परेचर राइज 4 डिग्री सेल्सियस का होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑप्शन पढ़ो ना, ऑप्शन ए। हमें कह रखा है 10 ml, हम 10 ml के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या टेम्परेचर राइज 4 डिग्री सेल्सियस का होगा? हम कहेंगे ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे 10 कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/10⁻³ इंटू डेल्टा एच। एक चीज समझ में आ रही होगी, हीट रिलीज इज डबल, हाँ या ना? बोलो गाइस, हीट रिलीज डबल है क्योंकि तुमने डबल वॉल्यूम ली, लेकिन डू यू रियलाइज कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो भी डबल हो चुका है। तो यू हैव 20 इंटू S इंटू डेल्टा टी। डू यू रियलाइज जो डेल्टा टी तुम्हारा यहाँ पे था वही तुम्हारा डेल्टा टी यहाँ पे आने वाला है। अगर डबल हीट रिलीज हो रही है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डबल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो द राइज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी सेम। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? तो गलत है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बच्चों, सही है या गलत है? इसमें देयर इज अ गारंटीड कि बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे। गाइस डू यू रियलाइज ओवर हियर, अगर यहाँ पे NaCl के बजाय NaOH होता तो ये रिएक्शन मतलब ये चीज करेक्ट होती। ये चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि अगर NaCl के बजाय वो NaOH लिखा होता तो जितना तुमने HCl डाला उतना ही NaOH डाला, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से वॉल्यूम जितनी मतलब हीट जितनी भी रिलीज हुई वो वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाएगी टू गिव द सेम राइज इन टेम्परेचर, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस?
अच्छा एक चीज और, ये हमारा NaOH होता तो दिस वुड हैव बीन करेक्ट, हाँ है ना, क्लियर है पक्का। अब बाई चांस मैं अभी NaCl तो मान ही नहीं रहा, NaOH को ही लेके चल रहा हूं, NaOH का सपोजिंग यहाँ पे मैंने 5 ml ले लिया होता तो क्या होता, क्वेश्चन वही रखा हमने, बट इंस्टेड ऑफ NaCOH का 10 ml मैंने 5 ml लिया, तो टेम्परेचर राइज क्या होता, 2 होता, 2 से ज्यादा होता, 2 से कम होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने अभी जो केस है वो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का, जितना एसिड डाला उतना ही बेस डाला, तुम्हारी जो भी हीट रिलीज हुई वो तुम्हारी सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिक्रीज आएगा। ये फील्ड जो राइज की आ रही है ना, ये गड़बड़ है, मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से समझो। हमने अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जितना एसिड लिया उतना ही बेस लिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, ऑल यू हैव गॉट इज सॉल्ट, हाँ है ना, राइट। अगर तुम एक इसमें से बच गया तो हीट रिलीज कम होगी, हीट रिलीज विल बी लेस देन द हीट दैट कुड हैव बीन रिलीज्ड, हाँ है ना, और तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट पूरे वॉल्यूम में हो रही है, तो योर राइज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस। मतलब ऐसे मान के चलो, इसको एक्चुअली थोड़ा विजुअलाइज करवाना बेटर है रेदर देन राइटिंग डाउन द इक्वेशन। ऐसे मान के चलो, अगर तुमने 10 ml लिया HCl और 10 ml NaOH लिया, इससे तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। तुमने ये देख लिया, अगर मैं 5 ml HCl को 5 ml NaOH के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? तो अभी 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, अभी हमने ऊपर यही देखा था, हाँ है ना, क्योंकि अगर तुम्हारी हीट आधी रिलीज हुई तो वो आधे वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो राइज इन टेम्परेचर उतना ही आएगा। अब अगर तुम यहां का 5 ml लेते हो और यहां का 10 ml लेते हो, तो तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हीट रिलीज हुई कम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है थोड़ा ज्यादा, तो तुम्हारा योर राइज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। मैं काम करता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं तुम्हें, यार इनमें 2 डिग्री सेल्सियस का आया तो इसमें राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, बताओ। अब यहां पे थोड़ा सा है ना, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं, उसे ध्यान दो। मैं कहूंगा 5 के 5 से अगर हम रिएक्ट करवाते, 5 का 5 से ही रिएक्ट करेगा वैसे तो, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तुम्हारा HCl है। हीट कितनी रिलीज हुई, 2 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्या हम कर सकते हैं 2 डेल्टा टी है इंटू सम C, इतनी तुम्हारी हीट रिलीज हुई होगी, है ना। अब वो जो हीट है वो तुम्हारा, अगर मतलब यहां पे ये नॉर्मली कितने में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, अगर 5-5 लेते हम 10 में, राइट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 15 में, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज, मतलब ये जो था ये हीट रिलीज हो रही थी 10 के हिसाब से, राइट। और एक्चुअल जो मास है दैट इज 15। डू यू रियलाइज दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा टी। मतलब ये जो 2 डिग्री राइज है ये तुम्हारा तब आता जब 10 ml सॉल्यूशन रहा होता, हाँ है ना। मतलब इसका हमने 5 लिया और इसका भी अगर हम 5 ml लेते तो तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर आता 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 इंटू 10 मैंने कर दिया, दिस इज द हीट रिलीज, हाँ है ना। मैं बेसिकली m डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दिया, मास और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दिया, s तो सेम ही है। अब हमने उसी को करा जब हम 15 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं, 15 में हीट वही रिलीज हुई लेकिन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 15 ml रेदर देन 10 ml। तो मैंने यहां पे कर दिया m इंटू डेल्टा टी। तुम रियलाइज करोगे डेल्टा टी कितना आ रहा है बच्चों, 4/3। इतना डिग्री सेल्सियस का तुम्हारा राइज आएगा इंस्टेड ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी किया? 5 ml को जब तुम 10 ml NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो हमने कहा हीट रिलीज देखो, हीट रिलीज तुम्हारी कितनी नॉर्मली होनी चाहिए थी 2 डिग्री सेल्सियस की। अगर तुम्हारा पूरा दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते तो 2 इंटू 10 दैट इज गिविंग अस द हीट रिलीज। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी कि जब दोनों के दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करके तो 2 डिग्री सेल्सियस का राइज आता है टेम्परेचर में। वहां से हमने निकाला हीट रिलीज कितनी थी और हमने कहा यही हीट रिलीज अगर 15 ml में डिस्ट्रीब्यूट होगी देन व्हाट इज गोइंग टू बी द राइज इन
टेम्परेचर। गाइज ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, ये बताओ। हो गई? हर एक को हो गई? सो वी हैव एक्चुअली फाउंड आउट द राइज इन टेम्परेचर। ऑनलाइन वाले बच्चों कितनों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बताओ गाइस, कोई एक बच्चा है जो कहना चाहेगा हाँ सर समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। तो दिस इज योर राइज इन टेम्परेचर अगर तुम दो डिफरेंट को मिक्स करते हो, राइट? एक काम करता हूं, एक और वैल्यू ले लेता हूं मैं। बेटा देखो, अगर तुम ये लेते हो और ये लेते हो, सेकंड और थर्ड केस लो। सेकंड और थर्ड केस में एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है कि हीट रिलीज इज सेम, क्योंकि तुम्हारा 5 ही रिएक्ट करा है। मतलब यहाँ पे अगर तुम 10 ml ले लेते हो, इट डजंट मीन कि तुम्हारा 10 ml पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है। HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें ये दो कंडीशंस दे रखी है कि जब हमने 5 ml को 5 ml के साथ रिएक्ट करा, देयर वाज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम 5 ml को 10 ml के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइज इन टेम्परेचर? ये हमें पूछा गया क्वेश्चन। हम कहेंगे पहली चीज, दोनों में हीट रिलीज इज सेम, क्योंकि 5 ml HCl ही न्यूट्रलाइज हुआ। यहां से हमने राइज इन टेम्परेचर, यहां से हमने हीट जो रिलीज हुई वो निकाली। कैसे? हमें बताए इट इज ms डेल्टा टी। मास मान लो 5 + 5 10, डेंसिटी तो मैं 1 ही मान के चल रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, 5 ml HCl 5 ml NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ पे मैं जो हीट रिलीज निकाल रहा हूं वो कैसे निकाल रहा हूं? ms डेल्टा टी से। मास हमारा हो गया 10, डेंसिटी 1 मान ली, इंटू s इंटू डेल्टा टी हमें दे रखा है 2। इतनी हीट रिलीज हुई, यहाँ पे इंटू s कर दो दोनों साइड में, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इतनी हीट रिलीज हुई। अब यही हीट रिलीज होगी जब तुम 5 ml HCl को 10 ml NaOH के साथ करोगे। 5 ml NaOH वेस्ट चला गया, हीट तो वही रिलीज हुई, लेकिन नाउ दैट हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 15 ml या 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने करा इट इज इक्वल टू 15 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। दिस विल गिव अस द राइज इन टेम्परेचर जब तुम्हारा, हाँ जब तुम्हारा पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। क्लियर है? अच्छा गाइस, एक और चीज, बाई चांस इसके बजाय ये इंफॉर्मेशन दे होने के बजाय ये दी होती, सपोजिंग ये दिया होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बताए हमें बेसिकली जो क्रक्स चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, वो चाहिए जब कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो हीट मतलब राइज इन टेम्परेचर क्या है। जो तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर इस सिनेरियो में आएगा वही राइज इन टेम्परेचर इस सिनेरियो में आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो रिएक्शन है दैट इज प्रोसीडिंग टिल कंप्लीशन। समझ गए? तो रेदर देन गिविंग अस दिस एंड आस्किंग दिस, वो ये भी दे सकते थे एंड दे माइट हैव आस्क्ड दिस वैल्यू। ठीक है? समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब वो ये भी दे सकते थे, दिस एंड आस्किंग द राइज इन टेम्परेचर इन दिस सिनेरियो। हमें बताए जो तुम्हारा इस केस में राइज इन टेम्परेचर आ रहा है वही तुम्हारा आता अगर हम 5 ml HCl को 5 ml NaOH के साथ रिएक्ट करते, तो राइज इन टेम्परेचर तुम्हारा वही आ रहा होता। समझ गए? हाय रे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन बी को देखो, लेट अस कम टू ऑप्शन बी। इसमें डू यू रियलाइज और नॉट कि यहां पे तो रिएक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि हमें एसिड दे रखा है एंड वी आर गिवन सॉल्ट। सॉल्ट क्या तो वो रिएक्ट ही नहीं करने वाला, तो देयर इज गोइंग टू बी नो राइज इन टेम्परेचर। बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं सी पे बच्चों। हमें दे रखा है HCl को हमने NaC के साथ करा। यहां पे तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हारा जो बेस ले रखा है वो हमने वीक बेस ले रखा है। यहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज हो सकती है 13.7 या 57.3, उतनी रिलीज नहीं हो रही, लेस रिलीज हो रही है। लेस रिलीज होगी तो तुम्हारा जो राइज इन टेम्परेचर आएगा वो भी कम आएगा। हाँ या ना? गुड। और मेरे ख्याल से जो तुम्हारा नेक्स्ट है वो भी करेक्ट है। अगेन गाइस बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि उसमें हमने वीक एसिड ले लिया इंस्टेड ऑफ वीक बेस। ओके, दैट्स नाइस। ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ सेक। हाँ,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे गाइस। 9 को अभी छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, उसमें रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट राइट नाउ। रेजोनेंस एनर्जी आई हैव नॉट येट डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। गाइस हमें दे रखा है अल्फा माल्टोस दे रखा है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एज पर द रिएक्शन। डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें तीनों का दे रखा है। गाइस तुम डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन निकाल सकते हो, बताओ। इट इज गोइंग टू बी 2 times of -1 to 60, basically 2 times enthalpy of glucose minus enthalpy of H2O and enthalpy of alpha maltose, which is going to be -2 to C8. This is your delta H for the reaction given to us. ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 times the enthalpy of glucose minus enthalpy of H2O minus enthalpy of alpha maltose will give us delta H for the reaction. मुझे बस ये बता दो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सॉल्व एंड टेल मी कि आप वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। चेक करके बताओ गाइस, आई वांट टू बी कंफर्म, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा अगर ए ऑप्शन सही है या नहीं उसके हिसाब से मैं बी बताऊंगा तुम्हें। जस्ट टेल मी वेदर द आंसर इज करेक्ट, और मतलब ये तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है पक्का? ओके, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पहला करेक्ट है, हाँ है ना? अब गाइस अगर ये एक्सोथर्मिक है तो तुम्हें ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है कि 2 मोल ग्लूकोज की एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज। ग्लूकोज की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ माल्टोज, राइट? अब हमें कह रखा है कि जब हमने जलाया माल्टोज को और ग्लूकोज को, किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई? बताओ गाइस। दोनों से प्रोडक्ट CO2H2O बन रहा है। हम कहेंगे क्योंकि ग्लूकोज के 2 मोल की एनर्जी कम थी एज कंपेयर टू 1 मोल ऑफ माल्टोज। ग्लूकोज की एनर्जी कम है तो वो जब जलाओगे उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ माल्टोज, क्योंकि माल्टोज की एनर्जी ज्यादा थी। हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, इसका मतलब है 2 मोल ग्लूकोज की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन दैट ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज। अब जब हम बर्न करेंगे जिस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब माल्टोज इज गोइंग टू रिलीज मोर एनर्जी देन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज गाइस। तो बी भी करेक्ट है। सी जो है बच्चों, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा माल्टोज को एक तरीके से, ये पहली चीज, ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन सुन अभी लो गाइस, ये हमें क्या पूछा गया है? ये हमें पूछा गया है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या तुम्हारा माल्टोज हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, मतलब ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा या बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। तो गाइस ये तुम्हारा है केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, उस वक्त करेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये रिएक्शन है जिसका हमें डेल्टा एच पता है, हमें पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन गोज बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, उसका ये क्वेश्चन है जो कि तुमसे अभी नहीं होना, लेकिन अब तुम्हें ये पता चल गया कि ऐसी चीज को कैसे यूज करना है। व्हेन वी गो टू इक्विलिब्रियम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब डी पे आओ। डी के बारे में क्या कहना है बच्चों तुम्हारा? अगर सॉलिड अल्फा माल्टोज लेंगे क्या एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा, क्योंकि सॉलिड का कुछ और एंथैल्पी है, तुम्हारा एक्वस की कुछ और एंथैल्पी है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। 11 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉल्यूशन दे रखा है, हाइड्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन इज हाइड्रेशन प्लस लैटिस, निकलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये जब तुम उसका साइज छोड़ा हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है एंड तुम्हारा मास भी बाहर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते बच्चों, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई मेन में इस टाइप के। गाइस हमें दे रखा है ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट करें, सी ग्रेफाइट गिविंग सी डायमंड, ये हमें दे रखा है। इसमें डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच पूछा है। गाइस यहाँ पे जो हम नॉर्मली डेल्टा एनजीआरडी लगाने की सोच रहे होते हैं वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई गैस है ही नहीं। हाँ या ना?
हम इसके अंदर क्या करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तुम्हें याद होगा मैं जब करवा रहा था आई टोल्ड यू पी डेल्टा वी होता है जो डेल्टा एनजीआरटी में जा रहा होता है, तो यहाँ पे हम पी डेल्टा वी लगाने वाले हैं। वैसे हमें डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच पूछा है, तो अवर आंसर इज गोइंग टू बी माइनस पी डेल्टा वी। हमें माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? प्रेशर हमें दे रखा है कितना, 5 इंटू 10⁵5 बार। डेल्टा वी निकालना है विच इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। हमें दे रखा है 1 मोल ग्रेफाइट टू 1 मोल डायमंड। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम ग्रेफाइट को 12 ग्राम डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो। गाइस डेंसिटी हमें डायमंड की क्या दे रखी है, 3 ग्राम पर ml। तो 12 ग्राम की वॉल्यूम क्या होगी बताओ बच्चों? अगर 3 ग्राम 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो तुम्हारा 12 ग्राम कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 4 ml या 4 cc। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल डायमंड। 1 मोल ग्रेफाइट की क्या होगी बच्चों बताओ मुझे? 6 cc। करेक्ट। भाई अगर 2 ग्राम 1 ml ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो 12 ग्राम 12/2 इतना ml ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे डेल्टा वी कर दो विच इज गोइंग टू बी 4 माइनस 6, और हमें माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा आ गया यूनिट्स गाइस। प्रेशर किस में है बच्चों? बार में। वॉल्यूम किस में लोगे? लीटर में। ये हमें किस में दे रखी है? ml में। ml में। तो बाय 10⁻³ किया। अब ये आंसर हमें किस में दे रहा है गाइस? बार लीटर। बार लीटर को हमें आंसर चाहिए किलो जूल में। पहले जूल में कन्वर्ट करो। 1 बार लीटर इज हाउ मेनी जूल? 100 जूल। और फिर उसे कन्वर्ट करो किलो जूल में। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। इट वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो अभी हमने देखा था पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, ये अभी हमने देखा था नहीं देखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था डेल्टा एच इज पॉजिटिव। फॉर्मेशन ऑफ O3 होगा क्या? O2 गिविंग O3 तो होगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O3 इज नथिंग बट O2 गिविंग O3। अच्छा गाइस एक चीज और यार, इसको तुम वैसे भी रिलेट कर सकते हो। देखिए ये वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। O2 गिविंग O3 क्यों यार? इसमें O डबल बॉन्ड O होता है। यहाँ पे इफ यू रिमेंबर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होता है, हाँ है ना बच्चों? तो बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, अब बॉन्ड वीक है। मतलब पहले तुम्हारा रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। तुम्हारा डेल्टा एच क्या आने वाला है बच्चों? पॉजिटिव। प्रोडक्ट कम स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। NO का फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताया था, हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिविंग NO, दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और तुम्हारा HI गैस का फॉर्मूला, गैस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्टेट इज इंपॉर्टेंट। H2 प्लस I2 गिविंग HI गैस, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो तीनों तुम्हारे केसेस हैं ये तुम्हें याद हो जाने चाहिए। यू हैव टू लर्न देम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमें न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों की हमें वैल्यू दे रखी है। स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हो तो -13,000 वैल्यू है। वीक बेस को न्यूट्रलाइज करते हो तो -12250 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हमें कह रखा है 1 मोल AOH है, 1 मोल BOH है। जब हमने उसे न्यूट्रलाइज किया तो तुम्हारा एंथैल्पी चेंजेस -12500। गाइस ध्यान से देखो, यहां पे ऑल्दो हमें 1 मोल AOH 1 मोल BOH दे रखा है, लेकिन अगर दोनों पूरे न्यूट्रलाइज हो रहे होते तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती। हमें तो इन दोनों के बीच की वैल्यू दे रखी है। अब तुम्हें यू माइट बी फीलिंग कि कुछ ऐसा है कि दोनों पूरे रिएक्ट नहीं करें। ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही इसी टाइप का लग रहा है। तो गाइस ध्यान से देखो, ये जो पर मोल है ये एक्चुअली पर मोल ऑफ HCl दे रखा है, कि जब हमने 1 मोल HCl के साथ 1 मोल AOH और 1 मोल BOH को न्यूट्रलाइज करना चाहा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे को AOH का दे रखा है, HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन कितना दे रखा है बच्चों? ये -12250।
BOH को अगर तुम 1 मोल को न्यूट्रलाइज करते हो, तुम्हें दे रखा है इतना। अब हमें दे रखा है 1 मोल AOH, 1 मोल BOH, 2 मोल हो गए टोटल। इसको हमने 1 मोल HCl के साथ न्यूट्रलाइज किया। ये जो पर मोल लिखा है ना गाइस, ये पर मोल ऑफ HCl दे रखा होगा। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने HCl के 1 मोल से न्यूट्रलाइज किया, तो इन दोनों का जो कंबाइंड 1 मोल है वो न्यूट्रलाइज होगा इन सम अमाउंट। हाँ या ना बच्चों? AOH का से X मोल न्यूट्रलाइज हुआ, तो BOH का 1 माइनस X मोल न्यूट्रलाइज होगा। हाँ या ना? क्योंकि टोटल तो 1 मोल ही न्यूट्रलाइज होना है, हमने HCl का 1 ही मोल से न्यूट्रलाइज किया। मतलब हमारे पास बेस के 2 मोल थे, लेकिन हमने जो एसिड डाला वो 1 मोल ही डाला, तो तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन बेस का नहीं हुआ, बेस का कंबाइंड 1 मोल ही रिएक्ट करा, जिसमें AOH का मान लो X, BOH का मान लो 1 माइनस X। और हमें कह रखा है इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी रिलीज हुई? -12500। तो इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -12500। इसका X मोल न्यूट्रलाइज हुआ था। यार 1 मोल से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो X से कितनी रिलीज होगी? इतनी। अब इसका तुम्हारा 1 माइनस X मोल न्यूट्रलाइज हुआ है, तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर है गाइस? ये इसके 1 मोल का ये न्यूट्रलाइजेशन का हमें डेल्टा एच दे रखा था, ये BOH के 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन का डेल्टा एच दे रखा है, और हमें कह रखा है ओवरऑल अगर 1 मोल न्यूट्रलाइज हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, जिसमें AOH के X मोल थे, BOH के 1 माइनस X मोल न्यूट्रलाइज हुए, ओवरऑल 2 थे, जिसमें से न्यूट्रलाइज सिर्फ 1 हुए है, जिसमें AOH का कॉन्ट्रीब्यूशन X है और BOH का 1 माइनस X। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया है एसिड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन AOH एंड BOH। यानी एसिड डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल का ना पूछने वाला, ये पूछने वाला है जो रिएक्ट करा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विच इज गोइंग टू बी नथिंग बट X बाय 1 माइनस X। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ मुझे। क्लियर है गाइस? दिस इज द आंसर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। गाइस पहला XeF4 से हम Xe प्लस F माइनस F2 एंड F बना रहे हैं। या पहले काम करते हैं, हमें पूछा गया है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XeF बॉन्ड। पहले वो 4x एनर्जी हमने दी, ये हमें दे रखा है 292, 292 इज गोइंग टू बी 4x। ये 4x क्या कर रहा है? XeF4 को Xe और 4f में कन्वर्ट कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो हमारा है ये XeF4 को Xe और 4f में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक F तो ऐसे ही आवारा पड़ा है, प्रोडक्ट में तुम्हें दिख रहा है। 2 F थे, उन्होंने F2 बना लिया, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों? रिलीज होगी, कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले हमारा XeF4 को हमने Xe और 4f में कन्वर्ट किया, अब हम 2f से F2 बना रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है वो तुम्हारी रिलीज हो रही होगी। हाँ है ना? तो कैन आई राइट दिस डाउन एज -38। क्लियर है बच्चों? इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब 2f ने F2 बनाया, और एक F ने क्या बनाया? F माइनस। यार उसके लिए डेल्टा एच कितना होगा बताओ मुझे? F से F माइनस बन रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F दे रखा है 85। हाँ या ना? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर तुम्हें याद हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या दिक्कत आती थी? नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बता रहा है 85 उसकी लेने की टेंडेंसी है, तो रिलीज कितनी करेगा जब वो लेगा? 85, मतलब -85 इज योर वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू पुट। यू आर नॉट गोइंग टू पुट 85, यू आर गोइंग टू पुट -85। जब X से X माइनस बना तो एनर्जी रिलीज होगी कितनी? 85। इससे तुम्हारा Xe प्लस 4f बना, इससे तुम्हारा बेसिकली एक 2f का F2 बन चुका है, एक F वैसे ही पड़ा था, और इससे तुम्हारा F माइनस में चला गया, जो रिमेनिंग F था, द 4th F। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे। गैस क्लियर है यहां तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गैस हमें
सी ग्रेफाइट गिविंग CO2 दे रखा है, सी डायमंड गिविंग CO2 दे रखा है। मुझे बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है? डायमंड में, हाँ है ना? मतलब अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे हमें सी ग्रेफाइट गिविंग CO2 दे रखा, हमें सी डायमंड गिविंग CO2 दे रखा, इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। मतलब तुम्हारा डायमंड की एनर्जी ज्यादा है या ग्रेफाइट की एनर्जी ज्यादा है? डायमंड की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, मोर एनर्जी इज रिलीज। मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल, हाँ है ना? डायमंड की एनर्जी कम ज्यादा है, ज्यादा अनस्टेबल है डायमंड एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है ना बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसका रिएक्टेंट इज अनस्टेबल। तो डायमंड इज मोर अनस्टेबल देन ग्रेफाइट। एंड हमें एक चीज और बताओ, ये हमने कंबशन किया, CO2 बनाया दोनों में, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कैन वी से उसमें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा होगी? मतलब किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, डायमंड की या ग्रेफाइट की? डायमंड की एफिनिटी ज्यादा होगी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द प्रोसेस। गुड। 18 को छोड़ दो गाइस, ये जो रेजोनेंस वाले ने मार्क कर लो, एक पहले मार्क करवाया था, एक अब कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 19 टू 18 और 19 इनको भी मार्क कर लो। 20 पे आ जाओ बच्चों, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटा, ना ऑब्वियसली नॉट, नहीं नहीं सैचुरेशन बिल्कुल नहीं आया है, रोक दो से। गाइस 20 पे आओ बच्चों। अरे शांति गाइस, ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, थोड़ी सी और करवाऊंगा, अभी सुनते जाओ। 20, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन पूछा है। अच्छा, ये रिएक्शन आइसोप्रीन की फॉर्मेशन की लिखी हुई है, ठीक है बच्चों? तो गाइस स्टार्ट करते हैं। डेल्टा H का सीधा एक्सप्रेशन लिख के देता हूं मैं। हम कहेंगे 5 मोल सी सॉलिड को सी गैस में भेज रहे हो, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी गाइस? 5 इंटू 171। 4 मोल H2 को H में भेज रहे हो, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी गाइस? 4 इंटू 104। ये एनर्जी दी, अब होगी रिलीज। गाइस कितने सी सिंगल बॉन्ड सी बने? 2, तो तुम्हारा 2 इंटू 83। कितने सी डबल बॉन्ड सी बने? 2। और कितने सी सिंगल बॉन्ड H बने? 3 4 5 6 7 8, 8। तो हम कह सकते हैं 8 इंटू 98.8। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस इज योर आंसर गाइस। क्लियर है बच्चों? बॉन्ड एनर्जी से हमने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, ये तो शायद करानी हो इस टाइप का। ध्यान से देखो इसे, देखोगे तो ये रियलाइज मोर और लेस ये हमारा करा हुआ है। हमें पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब गाइस फॉर्मेशन ऑफ SO2 के लिए तुम्हें दिख रहा है SO2 सिर्फ पहले रिएक्शन में है। यार SO2 का एंथैल्पी निकालने के लिए तुम्हें एंथैल्पी ऑफ SO3 चाहिए, हाँ है ना? एंथैल्पी ऑफ SO3 कहां से निकलेगा? सेकेंड इक्वेशन से, क्योंकि उसी में SO3 है, हाँ है ना? अब एंथैल्पी ऑफ SO3 के लिए क्या चाहिए हमें? एंथैल्पी ऑफ, मैं मेरे को भी लग रहा है करा हुआ, इसलिए इन एनी केस में करवा रहा हूं। डू यू रियलाइज गाइस, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमें एंथैल्पी ऑफ H2SO4 और एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है क्वेश्चन में, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन से। वहां से तुम एंथैल्पी ऑफ SO3 निकालोगे, सेकंड इक्वेशन से तुम्हारा काम है एंथैल्पी ऑफ SO3 निकालना, क्योंकि हमें एंथैल्पी ऑफ H2SO4 पता है, एंथैल्पी ऑफ H2O पता है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सेकंड से एंथैल्पी ऑफ SO3 निकली, एंथैल्पी ऑफ SO3 को फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे, एंथैल्पी ऑफ SO2 आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ है ना? समझ गए? क्लियर है यहां तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज डन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ बच्चों। एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी होगी? यही होगी गाइस, एटोमाइजेशन तो रिएक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों। गाइस एक चीज बताओ, जिसमें हीट ज्यादा रिलीज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा?
जिसमें हीट ज्यादा रिलीज है वो ज्यादा एसिडिक है, तो तुम्हारा 23 भी हो जाएगा। 24 पे आ जाओ बच्चों। गैस हमें कह रखा है इतनी एनर्जी चाहिए फॉर डेली लाइफ, एंड हमें कह रखा है एक मोल से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है एक मोल को बर्न करने से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। हमें पूछा गया है कितना ग्राम शुगर चाहिए, तो कैन वी राइट दिस डाउन एज n मोल से हमें केन शुगर की जरूरत पड़ी, n इंटू 1349 विल बी इक्वल टू 2870। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बताओ मुझे। हाँ बेटा, ये 24 है, माय मिस्टेक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। बेटा हमें दे रखा है एक मोल से 1349 एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब ही ये होता है कि एक मोल से जो एनर्जी रिलीज होए। कंबशन का मतलब है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को बर्न करना बच्चों, राइट। तो हमारा एक मोल से अगर 1349 रिलीज हो रही है, तो लेट अस से n मोल से n इंटू 1349 रिलीज हो रही है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2870। अब हमें पूछा गया है मास कितना लगेगा, तो n इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर विच इज योर C12H22O11, इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है दैट इज गोइंग टू गिव अस ग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों। गाइस हमें दे रखा है 2 पॉइंट, रिएक्शन लिख लो, लिखने की वजह से कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन स्टिल ये रिएक्शन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफईएस पूछा है। हम कहेंगे भाई अगर 2.1 ग्राम को सल्फर के साथ रिएक्ट करने से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब 2.1 ग्राम आयरन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है गाइस, 3.77। तो एक मोल आयरन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी गाइस, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। यहाँ पे हमने बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ आयरन लिया है, यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन रख लेना, दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा एच, क्योंकि रिलीज हो रही है, दे हैव स्पेसिफाइड रिलीज हो रही है। बच्चों अब बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो फटाफट, फिर 27 पे चलेंगे। बोलो गाइस। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए बच्चों, फटाफट करके बताओ। कौन सा होगा आंसर, इट इज गोइंग टू बी सी ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बच्चों। हमें कह रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूएफ इज दिस, यू गैस इज दिस, ओके, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफएफ इज दिस। हमें पूछा गया बॉन्ड एनर्जी क्या है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये रिएक्शन दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों, एंड इफ यू आर जस्ट वंडरिंग कि मैंने यू सॉलिड क्यों लिया, अंडरस्टैंड करो गाइस, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, यू गैस की फॉर्मेशन दे रखी है 128। ये एग्जैक्टली हमारा है क्या, यू गैस की फॉर्मेशन क्या है, डू यू रियलाइज यू गैस की फॉर्मेशन इज नथिंग बट सब्लिमेशन ऑफ यू। यू सॉलिड से तो यू गैस बन रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां पे यू सॉलिड लिया। बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन में नहीं पता कि यार सॉलिड होता गैस होता, उन्हें जब यू फॉर्मेशन दे रखा है गैस का, ठीक है ना बच्चों, यू का फॉर्मेशन दे रखा है, यू गैस का फॉर्मेशन, यू कैन अंडरस्टैंड ये यू सॉलिड गिविंग यू गैस रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ यू इज सॉलिड। अब एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, उससे आंसर आ जाएगा। हमें दे रखा है फॉर्मेशन इज 22, पहले हम इसे गैस फेज में फेंकेंगे। गैस फेज के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, 128 प्लस एफ एफ को, बॉन्ड को ब्रेक करोगे लेकिन आधे मोल एफ एफ को ब्रेक कर रहे हो, सो यू विल हैव टू सप्लाई 37/2, एंड यूएफ में जो भी एनर्जी रिलीज हुई, एक यूएफ में एक मोल यूएफ बॉन्ड ही होंगे, ठीक है ना। यूएफ अगर मैं ले रहा हूं कंपाउंड, तो उसमें एक मोल यूएफ बॉन्ड ही तो होंगे, तो दिस इज द एनर्जी रिलीज। ये बॉन्ड एनर्जी से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को बच्चों, कोई डाउट यहां तक नहीं, गुड।
क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं गाइस। देखो यहाँ पे यूनिट्स को देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें दे रखा है पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट का मतलब है तुम्हारा एक H प्लस रिएक्टिंग विद एक OH माइनस टू गिव 1 H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतनी एनर्जी रिलीज होती है, हमें पता है ये वैल्यू। हमें कह रखा है ऑक्सैलिक एसिड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -26। यूनिट क्या दे रखी है बच्चों? पर मोल। पर मोल मतलब अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे तुम लग रहा होता है आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि तुम कहोगे -13.7 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू -26। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये लग रहा है यहां से तुम एक्स की वैल्यू निकालो, तुम रियलाइज करोगे एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यार आयनाइजेशन नेगेटिव कब से आने लग गया? आयनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव या तुम्हारा टेंडिंग टू 0। गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो -26 है, वी आर अज्यूमिंग एक H प्लस फ्रॉम H2C2O4 इज रिएक्टिंग विद OH माइनस टू गिव H2O। H2C2O4 तुम्हारा डाई बेसिक एसिड है, 2H रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको ऐसे देखो, हमारा पहले H2C2O4 ने ये बनाया, हमें इसका डेल्टा H पूछा है, हाँ है ना बच्चों? इसका डेल्टा H पूछा है, हम कहेंगे इसका जो भी डेल्टा H है वो X मान लो। अब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी दिस। इट इज नॉट H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, इट इज 2H प्लस प्लस 2H OH माइनस गिविंग 2H2O। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है 13.7 नहीं हो रही, ये उसका ट्वाइस हो रही है आफ्टर आयोनाइजेशन। दिस इज द एनर्जी रिलीज। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इतनी एनर्जी तुमने दी दोनों H को बाहर निकालने के लिए। अब जब दो OH माइनस का ऐड करके दो वाटर मॉलिक्यूल देंगे, दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी रिलीज एंड द ओवरऑल सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज -26। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? ओके, दैट्स नाइस। क्वेश्चन नंबर 29 में आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं गाइस। क्या हुआ? 30 पे आओ। नहीं, होल्ड ऑन गाइस, ऐसे नहीं है भाई। हाँ बच्चों, गाइस जैसे सेक पहले मैं इसे हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में हमें क्या रखा है, 10 ग्राम आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको हमने स्टीम पे कन्वर्ट कर दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे देखो गाइस, तीन चीजें हो रही हैं। पहले तुम्हारा 10 डिग्री आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। पहले ये 10 ग्राम वाटर बनाएगा एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन बच्चों। फ्यूजन के बाद तुम्हारा जो 10 ग्राम वाटर बना एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको तुम 10 ग्राम वाटर बना रहे हो एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद आएगा वेपराइजेशन। मतलब पहले फ्यूजन, फिर तुम्हारा उस लिक्विड का टेम्परेचर रेज करना, और फिर जब तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो उसका वेपराइजेशन बच्चों। अब हमें दे रखा है 80 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम। तो 10 ग्राम के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी गाइस? 10 इंटू 80, हाँ है ना बच्चों? इतनी हीट देनी पड़ेगी टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस टू 10 ग्राम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। यार यहाँ पे MS डेल्टा टी चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अंडरस्टैंड करो, पहले हमने आइस को कन्वर्ट करा वाटर में एट सेम टेम्परेचर 0 पे, उसके बाद वाटर को भेजा 200, और उसके बाद वो वाटर को करा स्टीम एट 100। नाउ दिस इज अकरिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमें डेल्टा H फ्यूजन दे रखा है 80 ग्राम, 80 मतलब लेटेंट हीट दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम ऑफ आइस। हमें 10 ग्राम दे रखा है तो 80 इंटू 10 कर दिया। ये हमारा पहला पार्ट आ गया, दिस पार्ट। अब हम वाटर 0 को वाटर 100 पे पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम कहेंगे 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि हमें दे रखी है 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज गोइंग टू बी 100 माइनस 0, हाँ है ना? नाउ दैट वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, हमें बताए
1 ग्राम के लिए 540 चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? 10 into 540. This is going to be your heat that has to be supplied to convert 10 gram of ice to 10 gram of steam at 100 degree Celsius. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में हमें पूछा गया है कौन सा डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूशन, इट माइट बी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि उसमें लैटिस और हाइड्रेशन मिल रहा होता है। ट्रांजिशन डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना बच्चों। रिएक्शन भी डिपेंड कर रहा होता है ऑन द रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिमेंबर दैट। ऑर्गेनिक में बहुत बार करेंगे, वैसे भी याद हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं बच्चों। गाइस 32 में हमें पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ दिस, और ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी पूछी है। गाइस तुम रियलाइज करोगे जो नीचे हमें दे रखा है तीनों एंथैल्पी, तीनों CF4 HF और C2H4 तीनों की एंथैल्पी दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड दे रखा है। यू कैन फाइंड आउट डेल्टा एच रिएक्शन, हाँ या ना। जो तुम्हें 3 रिएक्शन दे रखी है नीचे, उन तीनों में डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्शन है, वो फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड। उसको ऊपर वाली इक्वेशन में डालो, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। It is going to be 2 times enthalpy of CF4 plus 4 times enthalpy of HF minus enthalpy of C2H4 is going to give you enthalpy of reaction. हाँ है ना? क्या क्या लिखूं? 2 into minus 680 plus 4 into minus 537 minus C2H4 का कितना दे रखा है? 52 is going to be your delta H reaction. 2 times enthalpy of CF4, CF4 की enthalpy कितनी है guys? minus 680 plus 4 times enthalpy of HF जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस enthalpy of C2H4 जो कि हमें दे रखा है 52, और F2 का हम 0 मान लेंगे क्योंकि एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ बच्चों। थर्टी थ्री हो जाना चाहिए बच्चों। तुम रियलाइज करो हमें फॉर्मेशन ऑफ NCl3 पूछा है गाइस। फॉर्मेशन ऑफ NCl3 अगर देखा जाए, तुम रियलाइज कर रहे हो डेल्टा H2/2 तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ NH3 दे रहा है, हाँ है ना। और डेल्टा H3/2 एंथैल्पी ऑफ HCl दे रहा है ना बच्चों। मतलब डेल्टा H2/2 ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रहा है, डेल्टा H3/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl दे रहा है। अब उसको फर्स्ट रिएक्शन में दे मारो, क्या बनेगा? डेल्टा H1 इज इक्वल टू NCl3 की एंथैल्पी पूछी है, लेट दैट बी X प्लस 3 टाइम्स HCl विच इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ HCl की एंथैल्पी क्या थी बच्चों? H3/2 माइनस एंथैल्पी ऑफ reactants which is going to be your NH3 which is minus delta H2/2। हाँ या ना गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इसको तुम रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे इफ यू वांटेड, एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बच्चों। गाइस हमें दे रखा है 0.2 मोल ने इतनी एनर्जी रिलीज करी। अच्छा, तो 1 मोल कितना रिलीज करेगा? कंबशन दे रखा है CS2 का, एक काम करते हैं रिएक्शन लिख लूं पहले मैं। CS2 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस SO2। तुम रियलाइज भी कर सकते हो इस रिएक्शन को बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट्स गिवन, मतलब इंफॉर्मेशन जिन चीजों के बारे में दे रखे तुम समझ सकते हो यही रिएक्शन हुई होगी। बैलेंस कर लो इसे, ये बैलेंस हो गई, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई गाइस। अब ध्यान दो, हमें दे रखा है 0.2 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 215। तो 1 मोल से कितनी रिलीज होगी गाइस? 215 by 0.2। गाइस डू यू रियलाइज दिस इज योर डेल्टा H कंबशन, हाँ या ना? नेगेटिव साइन और लगा दो, ये तुम्हारा डेल्टा H कंबशन है बच्चों। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है विच इज सेम।
393.5 plus 2 times of SO2 which is minus 296.8 minus एंथैल्पी ऑफ CH2 जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। गाइस हमें दे रखा है फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी है। गाइस ये सल्फर सॉलिड और सल्फर गैस और फ्लोरीन गैस, ये बच्चों क्या दे रखा है हमें इसमें? कोई बताएगा मुझे? पहले एक काम करते हैं, SF6 का फॉर्मेशन दे रखा है। लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन। S plus F2 गिविंग SF6 होनी चाहिए रिएक्शन। हाँ है ना बच्चों? यह सब कुछ हमें फॉर्मेशन ऑफ SF6 गैस दे रखा है, सल्फर का फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? ये हमारी रिएक्शन है जिसका हमें डेल्टा एस दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? -1100। हाँ है ना? अब गाइस इसको कैसे करा जाएगा? हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी गाइस? ये बताओ मुझे। डू यू रियलाइज इट मस्ट बी सल्फर सॉलिड गिविंग सल्फर गैस। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस क्या होगा? बेसिकली सब्लिमेशन ऑफ सल्फर, राइट? तो हमने 275 दे मारा, प्लस 3 मोल F2 को ब्रेक कर रहे हो। अब गाइस ध्यान से देखो, F गैस की फॉर्मेशन दे रखी है। यार ये F गैस की फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन है? क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? कंफर्म करके बताओ। ये जो हमें 80 दे रखा है, क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? रिया उसका हाफ है। फ्लोरीन गैस का फॉर्मेशन की बात कर रहा है, इट मस्ट बी हाफ F2 गिविंग F गैस। हाँ है ना बच्चों? हमें आधी की दे रखी है, मतलब इसकी जो एक्चुअल एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो तुम्हारी 160 है। तो हियर आई शुड टेक 3 इंटू 160 गाइस। हाँ है ना? इतनी एनर्जी हमने दी। अब एनर्जी रिलीज होगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। हमें पूछा गया SF की बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिलीज कितनी होगी? कैन आई राइट दिस डाउन एज -6x? भाई SF6 में 6 SF बॉन्ड बन रहे हैं, एक की एनर्जी x है, तो -6x। हाँ है ना? क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ NH3 and N2H4। NH3 का x दे रखा है, मान के चलो NH की बॉन्ड एनर्जी A है, तो डू यू रियलाइज x इज इक्वल टू 3a? हाँ या ना? और N2H4 में दे रखा है y is actually going to be 4a plus b, where b is the bond energy of NN bond guys। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लुक एट द एक्सप्रेशन एंड टेल मी ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। भाई तुम्हारा ये जो y है, ये N2H4 का एटोमाइजेशन है, जिसमें तुम एक NN बॉन्ड तोड़ रहे हो और 4 NH बॉन्ड तोड़ रहे हो। हाँ या ना? हमें क्वेश्चन में B पूछा गया है, B इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यहां से A की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू नीचे डालो, तुम्हारा B आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। गाइस कितने बच्चों को इसमें डाउट है? बोलो बच्चों। ऑनलाइन में कोई बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? बच्चे बोल ही नहीं रहे। नाइस है, वही है, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, पे अटेंशन। 37 पे आओ गाइस। बच्चों हमें पूछा गया है, सुनते जाओ गाइस, आवाज नहीं चाहिए। हमें पूछा गया है डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe3O4 फ्रॉम FeNO2। ये Fe3O4 तो कहीं हमें दे ही नहीं रखा रिएक्शंस में। तो बच्चों अंडरस्टैंड करो, Fe3O4 इज नथिंग बट Fe2O3 एंड FeO। Fe3O4 क्या होता है बच्चों? इट इज इक्विवेलेंट टू FeO डॉट Fe2O3। समझ गए गाइस? तो हम क्या करेंगे, नहीं मतलब कंबाइंड हम लिख रहे होंगे। तो डू यू रियलाइज हमें जो डेल्टा एच पूछा गया है फॉर 1 मोल ऑफ Fe3O4, इसमें तुम Fe2O3 लो और FeO का एक लो। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी x प्लस y बाय 2। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ मुझे, बोलो गाइस।
X एज इट इज आ गया, क्योंकि हमें FeO का एक चाहिए था राइट हैंड साइड में, सॉरी Fe2O3 का एक चाहिए था। रिएक्शन देखो ना जो हमें दे रखी है, अगर मैं X लेता हूं तो Fe2O3 का एक आ गया राइट हैंड साइड में। अब हमें FeO भी चाहिए, लेकिन FeO का सिर्फ एक मोल चाहिए, तो वी आर गोइंग टू टेक Y/2। हाँ या ना, बोलो बेटा, समझ आया? जो रिएक्शन दे रखी है Y किलो जूल पर मोल वाली, वो हमें 2 मोल FeO के लिए दे रखा है। 2 मोल FeO के लिए जो तुम्हारा एनर्जी चेंज है वो Y है, हमें 1 मोल FeO चाहिए। क्लियर है बेटा? तुम रिएक्शन भी देख लोगे, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 3Fe प्लस 2O2 गिविंग Fe3O4, जिसकी जगह हमने क्या लिख दिया उसे, FeO डॉट Fe2O3। हाँ या ना? क्लियर है? गुड। 38 छोड़ दो बच्चों, 38 को बता देना मुझे, ये तुम्हारा किरचॉफ्स इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना बच्चों? कि ये क्वेश्चन छोड़ा है, जस्ट लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास। 39 पे आ जाओ बच्चों। ये 39 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें दे रखा है 1 मोल C6H6 से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 156 ग्राम ऑफ C6H6 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हम कहेंगे भाई 1 मोल से इतनी रिलीज होती है, तो 156 में मोल्स निकाल लो, moles into your 781, that is the amount of energy released। नेगेटिव साइन कहां चला गया, हमें एनर्जी रिलीज दे रखा है क्वेश्चन में, तो नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट हो गया। हाँ या ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो वो नेगेटिव साइन वहीं पे इसलिए एडजस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ बच्चों। हमें पूछा कि नहीं, 44th इज योर लास्ट क्वेश्चन, 44th इज द लास्ट, मैंने पहले ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान दो। हमें दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ H2O बेसिकली। हाँ है ना बच्चों? रिएक्शन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। अच्छा गाइस, एक चीज और, यहाँ पे फॉर्मेशन कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो H2O जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड या गैस? लिक्विड। स्टैंडर्ड कंडीशन मान रहे हैं H2O लिक्विड। अब देखो गाइस, इसका कैसे करोगे? हम कहेंगे 1 मोल HH बॉन्ड ब्रेक हुए X1, आधा मोल O2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो X2/2। अब तुम्हारा 2 मोल OH बॉन्ड बने तो -2X3। लेकिन यहां पे जो तुम्हारा बना है, यहाँ पे H2O गैस बना है, बॉन्ड एनर्जी से जो निकलता है वो तुम्हारा गैस निकलता है। अभी ये जो रिएक्शन है, ये जो हमने डेल्टा H निकाला है, दिस इज फॉर H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O गैस। गैस। तो अभी तुम्हें लिक्विड बनाना है, तो लिक्विड का मतलब है तुम वेपराइजेशन को क्या करोगे बच्चों, सबट्रैक्ट। वेपराइजेशन वाज लिक्विड टू गैस, हमारे पास अभी गैस बना है, गैस को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, लिक्विड में, तो इट इज गोइंग टू बी -X4। हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। 41 छोड़ दो, 42 पे आ जाओ बच्चों। नहीं, शांति नहीं, 40 लास्ट नहीं है, शांति गाइस, आवाज नहीं है प्लीज, ऐसे नहीं। इथाइलिन का हमने कंबशन कर दिया, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब हमें हीट ऑफ कंबशन दे रखा है गाइस, ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। हमें कह रखा है इथाइलिन को जब हमने बर्न किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, कुछ सडन मोल्स ऑफ इथाइलिन बर्न हुए होंगे, हाँ या ना? राइट। अब मोल्स ऑफ इथाइलिन बर्न हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? हम कहेंगे 6226 इतनी एनर्जी रिलीज हुई। हमें बताए 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, 1411। तो 1411 इंटू N, वेयर N आर द मोल ऑफ इथाइलिन बर्न। ये हमें बता देगा कितने मोल इथाइलिन बर्न हुआ टू रिलीज 6226 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब उन्होंने इथाइलिन के नहीं पूछे कितने मोल लगे, हमें पूछा गया है O2 के कितने मोल लगे टू बर्न दैट इथाइलिन। समझ में आया या नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द कंबशन रिएक्शन, C2H4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O।
2 4 6 3। हम क्या कहेंगे बच्चों, तुम्हारे n मोल्स इथाइलिन बर्न हुए टू जनरेट 6226 किलो जूल ऑफ एनर्जी। हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ O2 दैट वाज रिक्वायर्ड। पहले वो मोल्स निकाल लो। अगर A के लिए 3 चाहिए तो N के लिए 3n मोल्स चाहिए। अब हमें 3n मोल नहीं पूछेगा, हमें पूछेगा वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP या NTP। तो इंटू 22.4 कर दें। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 43 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 44 सिंपल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 44 में छोड़ दिया हमने और 45 छोड़ दिया। ओके गाइस, होल्ड ऑन।